हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हरीश एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का थर्ड चैप्टर एसएसटी का, जो कि क्या है, मराठा साम्राज्य का उदय। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें कोड दे रखा है सबसे ऊपर, इसको देखते हैं एक बार। व्यापारियों में, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, रामचंद्र पंत अमात्य के द्वारा ये लिखा गया है 1715 में। क्या है, व्यापारियों में टोपीधारी पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और डेनमार्क के लोग भी व्यापार करते हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि भी ब्रिटिशर्स या और कोई कंपनी वही सिर्फ व्यापार कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, बल्कि पुर्तगाली भी, अंग्रेज भी, डच भी, फ्रांसीसी भी, सब क्या करते हैं, व्यापार, बिजनेस करते हैं। परंतु ये अन्य व्यापारियों के समान नहीं है। उनका पूरा ध्यान इस देश में प्रवेश करने, अपना क्षेत्र विस्तृत करने, अपने धर्म का प्रचार करने में ही प्रवृत्त है। वे स्वभाव से हठी हैं तथा नौसेना और बारूद ही इनके मुख्य हथियार हैं। इनके आवागमन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है और इन्हें सुदृढ़ भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, ये हमें एक पिक्चर दे रखी है। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ दुर्ग के महल का भव्य प्रवेश द्वार है, जहाँ वर्ष 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ मराठा साम्राज्य का औपचारिक आरंभ हुआ था। यानी कि एक तरह से मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1674 में, उसकी हमें पिक्चर दे रखी है। फिर हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं, जो कि हम हमेशा कब करते हैं, जब हम पूरा चैप्टर रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जो कि क्या है, जैसे मराठा कौन थे और ब्रिटिश शासन स्थापित होने से पूर्व भारतवर्ष की सबसे बड़ी अखिल भारतीय शक्ति कैसे बन गए थे, जो कि कौन थे, मराठा, और उनकी शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या थी, भारतीय इतिहास पर मराठा साम्राज्य का क्या प्रभाव पड़ा, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे हमें पिछले चैप्टर में दे रखा था भाई, बहमनी साम्राज्य का की स्थापना वर्ष ये था, है ना। तो इस तरीके से हमें इसमें भी हमें एक वो दे रखे, क्रोनोलॉजी में ये क्वेश्चन मैथ्स दर में आते हैं बच्चों, तो ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। इसमें क्या है, 1630 में होता है शिवाजी का जन्म। ठीक है, फिर 1646 में शिवाजी के शासन का प्रारंभ, देन 1657 में मराठा नौसेना की स्थापना, 1660 में आगरा में कारावास और वहां से मुक्ति, फिर 1674 में रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी का राज्य अभिषेक, जो कि क्या माना जाता है, हमारा एक तरह से मराठा साम्राज्य का औपचारिक आरंभ वर्ष माना जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में भी हमें दिखाया गया था। ठीक है, फिर 1677 में दक्षिण विजय, 1680 में शिवाजी का निधन हो जाता है, फिर 1682 से और 1707 तक मुगल मराठा युद्ध होता है। ठीक है, फिर ये 1720 यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि जो मुगल हैं वो 1707 में, उनका एक तरह से जो अच्छा संस्थापक था औरंगजेब, उसकी भी क्या, वो सब मतलब सब चीज़ें खत्म हो चुकी थी। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मराठा कौन थे, इनका क्या इतिहास रहा है। ठीक है, तो साहित्यिक इतिहास मतलब भाषा विशेष में गद्य या पद्य में लेखन का ऐतिहासिक विकास। मराठा दक्कन पठार विशेष रूप से वर्तमान महाराष्ट्र के निवासियों का एक समूह है। ये हमारा जो मराठा है, ये कहाँ पड़ता है, हमारा दक्कन में, यानी कि दक्षिण वाले हिस्से में। वे मराठी भाषा बोलते हैं। इस भाषा का 12वीं शताब्दी से एक सतत प्रवाहमान समृद्ध साहित्यिक इतिहास रहा है। इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे किस प्रकार मराठा शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता के रूप में उभरे, जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा को निर्णायक रूप से परिवर्तित कर दिया, यानी चेंज कर दिया एकदम। 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के अधिकांश भाग पर यादव वंश का आधिपत्य था। तब इनकी राजधानी देवगिरी दौलताबाद थी। 14वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली की खिलजी सल्तनत ने यादव वंश को परास्त कर दिया था। अब देखो, हमें ये जो क्रोनोलॉजी ऊपर थी 1720 तक का दे रखा था। फिर 1750 में देखो के बाद 1754 में दिल्ली पर मराठा नियंत्रण का आरंभ हुआ। 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था मराठों की, जिसमें क्या हुई थी, हार हुई थी। ये पानीपत का तीसरा युद्ध माना जाता है। ठीक है, फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मतलब क्या होता है, अंग्रेज। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 1782 के बीच में, इसमें मराठों की विजय हुई थी। उसके बाद 1818 में तीसरा मराठा युद्ध हुआ था, मराठों की शक्ति का इसमें पतन हो जाता है। ऐसे राजनीतिक परिवर्तनों के मध्य सांस्कृतिक परंपराएं निरंतर प्रवाहमान रही। विशेष रूप से वे परंपराएं जो भक्ति से संबंधित थी। 7वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संतों और साधकों ने आध्यात्मिक उत्थान के लिए ब्राह्म्य
बाह्य अनुष्ठानों की अपेक्षा भक्ति मार्ग को अधिक महत्व प्रदान करा। समाज के विविध वर्गों से आने वाले इन संतों ने लोक भाषाओं में भक्ति गीतों और काव्यों की रचना की, जिससे उनके विचार दूर दूर तक पहुंचे। आइए पता लगाएं, क्या आपने कभी भक्ति शब्द सुना है? आपके लिए इसका क्या अर्थ है? भारत के किसी भी भक्ति संत का चयन करके उनके जीवन, उपदेश और संदेशों का अध्ययन कीजिए। आप उनके कोई कविता या भजन ढूंढकर उसे अपने सहपाठियों के साथ साझा करिए। अब आता है महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास आदि इनके संत इस कालखंड में लोकप्रिय हुए थे। यानी कि पूछा जाता है कि भाई इस कालखंड में, यानी कि जब मराठा साम्राज्य चल रहा था, तो कौन कौन से जो संत थे वो लोकप्रिय हुए थे? तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास। उन्होंने उपनिषदों और भागवत गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का मराठी में अनुवाद कर इनमें निहित दार्शनिक ज्ञान को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया। कुछ संतों ने सिख गुरुओं की भांति सामाजिक संगठन और राजनीतिक चेतना के संवर्धन में भी विशेष बल दिया। परिणाम स्वरूप समाज को एक सुदृढ़ सांस्कृतिक आधार प्राप्त हुआ, जिसने आगे चलकर मराठों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित होने में सहायता की। 17वीं शताब्दी तक कुछ मराठा राज सरदारों ने स्वराज की स्थापना करने के आरंभिक प्रयत्न किए। वे तभी सफल हुए जब शिवाजी सत्ता में आए और उन्होंने मराठों को एकत्रित कर संगठित किया। परंतु शिवाजी थे कौन और कहाँ से थे, क्या थे, इनके बारे में हम जानेंगे। तो 1630 में मराठा शक्ति की स्थापना और शिवाजी का उदय। 1630 में शिवाजी का जन्म भोंसले कुल में शाहजी जीजाबाई के यहाँ हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो भोंसले कुल में, यानी कि जो इनका कुल वंश था वो भोंसले था और शाहजी और जीजाबाई के यहाँ हुआ। उस समय शाहजी दक्कन की सुल्तनतों की सेवा में संलग्न थे और प्राय अपने परिवार से दूर रहते थे। इस बीच उनकी जागीर पुणे में शिवाजी का लालन पालन जीजाबाई और कुछ विवस्वत अधिकारियों की देखरेख में हुआ, जहां उन्हें उत्तम संस्कार तथा अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। उसी काल में दक्कन के सुल्तानों के मध्य होने वाले निरंतर पारस्परिक संघर्षों से पूर्ण गंभीर रूप से प्रभावित थे। अच्छा, जागीर कौन कौन होते हैं? तो जागीर उस भूभाग को कहा जाता है, यानी कि उस भूमि को कहा जाता है जिसे राजा का या शासक द्वारा किसी व्यक्ति, सामंत या सैनिक को उसकी सेवा के पुरस्कार स्वरूप दिया जाता था। जागीर प्राप्त व्यक्ति को उस भूमि से कर संग्रह का अधिकार था और इस धनराशि का उपयोग वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और आवश्यकता पड़ने पर राजा की सहायता के लिए करते थे। ठीक है, तो 16 वर्ष की आयु में ही शिवाजी ने सैन्य अभियान आरंभ किया। पहले उपेक्षित और निर्जन दुर्गों पर कब्जा करके उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया और पुणे पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। एक स्वतंत्र राज्य या स्वराज्य की अपनी कल्पना आगामी वर्षों में और विकसित हुई, जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों तक विस्तृत थी। इसी का अन्वेषण हम इस अध्याय में करेंगे। शिवाजी का राज्य शीघ्र ही भारत के पश्चिमी तट तक विस्तृत हो गया। तटीय क्षेत्रों के संसाधनों पर अधिकार और उन पर सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नौसेना स्थापित करना अनिवार्य लगा। उस समय यह वास्तव में एक नितांत क्रांतिकारी कदम था। तुलना करें तो बीजापुर सल्तनत यानी आदिल शाही वंश के पास व्यापारी जहाज तो थे, लेकिन तट रक्षा के लिए, जो तट रक्षा मतलब जो वहाँ की बाउंड्रीज होती है, तट किसे बोलते हैं? जैसे समुद्र, उसके जो किनारे पर जो भी शहर बसा है उसे बोलते हैं तटीय क्षेत्र। तो तट रक्षा के लिए कोई पूर्णकालिक स्थानीय नौसेना नहीं थी। यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य में भी नौसेना का उपयोग अत्यंत सीमित था। इस प्रकार मराठा नौसेना का उदय हुआ, जिसकी वीर गाथाएं कालांतर में इतिहास का गौरवपूर्ण अध्ययन बन गई। अपनी प्रजा को शक्तिशाली शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध, ये गुरिल्ला युद्ध की प्रणाली हमने पिछले चैप्टर में भी देखी थी, है ना, की रणनीति अपनाई। इस युद्ध पद्धति में छोटे छोटे दल किसी भूभाग के गहन ज्ञान के आधार पर तीव्र गति से आकस्मिक आक्रमण कर शत्रुओं की विशेष सेना को परास्त कर देते हैं। जो कि ये था कि आप अचानक से किसी भी देश पर या किसी भी भूभाग पर क्या आक्रमण कर दोगे, उसे हम क्या था, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। शीघ्र ही उनकी सफलताओं से बीजापुर का सुल्तान विचलित हो उठा और उसने अपने अनुभवी सेनापति अफजल खान को शिवाजी का सामना करने भेजा। शिवाजी और उनके सलाहकारों ने अफजल खान को घने जंगलों के बीच प्रतापगढ़ किले की तलहटी में व्यक्तिगत भेंट के रूप में सहमत कर लिया। वहां शिवाजी ने अफजल खान का वध कर दिया और पहाड़ों में छिपे मराठों ने गुरिल्ला आक्रमणों से अफजल खान की सेना को परास्त कर दिया। इसे अनदेखा ना करें। ये देखो यहाँ पर ये खून से निकल रहे हैं इसमें कि ये यंत्र है, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, बाघ का पंजा। तो वाद्य नख एक छोटा अस्त्र है जो बाघ के पंजे के समान आकार का होता है, जिसका उपयोग शिवाजी ने
निकट युद्ध में अफजल खान को मारने के लिए किया जाता है। इसमें दोनों जो ये होल बने उसमें उंगलियों को फंसा के तब मारते हैं। ठीक है, आइए पता लगाएं, गुरिल्ला युद्ध के बारे में अधिक जानने का प्रयास करें। दुनिया के किन देशों में यह पद्धति अपनाई गई, उन्होंने इसके लिए किन भौगोलिक लाभों का उपयोग किया। तो आप इसे खुद से करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो इसको हम कवर करेंगे उसमें। ठीक है, इसके बाद मुगल सरदार शाइस्ता खान ने एक विशाल सेना के साथ 3 वर्षों तक शिवाजी के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। अंततः केवल कुछ सैनिकों के साथ शिवाजी ने रात्रि में शाइस्ता खान के शिविर पर हमला कर दिया। किसने करा था? शिवाजी ने। और किसके? शाइस्ता खान के शिविर पर हमला करा था। शाइस्ता खान इस हमले से बाल बाल बच गया, किंतु अपनी कुछ उंगलियां गंवा बैठा और वह तुरंत महाराष्ट्र छोड़कर चला गया। यह साहसिक आक्रमण आधुनिक सर्जिकल स्ट्राइक के समान है। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है? तो अन्य लोगों या बुनियादी ढांचे को कोई या न्यूनतम क्षति पहुंचाए बिना की गई सैन्य कार्रवाई, जिसका उद्देश्य केवल एक विशिष्ट लक्ष्य को क्षति पहुंचाना होता है। 3 वर्षों तक चले आक्रमणों के प्रतिशोध में शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के एक समृद्ध बंदरगाह सूरत, जो कि कहाँ पर है? गुजरात पर आक्रमण किया। वहां से उन्हें लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य का विशाल खजाना प्राप्त हुआ, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी राशि थी। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर आक्रमण न करने का ध्यान रखा और यहाँ तक कि एक दानवीर व्यक्ति मोहनदास पारेख के घर को सुरक्षित रखा। उन्होंने कुछ वर्षों के बाद सूरत पर पुनः आक्रमण किया। ये घटना इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उस समय के एक अंग्रेजी समाचार पत्र लंदन गजट में छपी और इससे बताया गया कि कैसे शिवाजी ने सूरत में सभी यूरोपीय राजनयिक प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर तुरंत धन की भेंट की मांग की अथवा वापस आकर उस शहर को नष्ट करने की चेतावनी भी करी। सूरत पर आक्रमण मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा का घोर अपमान था और इसलिए औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए एक प्रतिष्ठित राजदूत सेनापति जयसिंह को भेजा। उसके विरुद्ध शिवाजी को पुरंदर दुर्ग में हार मानकर संधि करनी पड़ी, जिसे हम पुरंदर की संधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उन्हें अपने साम्राज्य का एक बड़ा भाग छोड़ना पड़ा और उनके पुत्र संभाजी को मुगल सेवा में प्रवेश करना पड़ा। आगे देखेंगे, जयसिंह के प्रयासों से शिवाजी आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए सहमत हुए, जहां उन्हें औरंगजेब, क्योंकि उस टाइम पे जो मुगल शासक थे वो औरंगजेब थे, जहां उन्हें औरंगजेब और उस मुगल वजीर के सामने खड़ा किया गया जिसे शिवाजी पहले पराजित कर चुके थे। इस अपमान से क्रोधित होकर शिवाजी उसके दरबार से बाहर निकल गए। इस घटना के बाद औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए शिवाजी ने एक रणनीति अपनाई। उन्होंने संत महात्माओं और मुगल सरदारों को उपहार भेजने आरंभ कर दिए। उपहारों में प्राय फल और मिष्ठान होते थे, जो बड़ी बड़ी टोकरियों में भरे होते थे। और पहरेदारों ने आरंभ में तो उन उपहारों की जांच की, यानी कि जो इनके वहाँ पर वॉचमैन होते थे, एक तरह से उन्होंने इसकी जांच करी कि भाई इन उपहारों में फल फ्रूट या ऐसी चीजें हैं, कुछ और हैं। किंतु शीघ्र ही ऐसा करना बंद कर दिया। शिवाजी को मुगल पहरेदारों से यही अपेक्षा थी। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी सहित स्वयं को टोकरियों में छिपाकर सफलतापूर्वक अपने आप को मुक्त किया। उसके बाद औरंगजेब फिर कभी शिवाजी को पकड़ पाने में असफल न हो सका। कुछ वर्षों के बाद 1674 में रायगढ़ के सुदृढ़ पर्वतीय दुर्ग में शिवाजी का राज्याभिषेक पूर्ण वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ। राज्याभिषेक के उपरांत उनकी औपचारिक उपाधि श्री राजा शिव छत्रपति स्थापित हुई। कुछ पूर्ववर्ती शासकों की भांति उन्होंने अपनी नवीन संवत प्रणाली राज्याभिषेक शक का आरंभ किया। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने दक्षिण दिशा की विजय यात्रा आरंभ की, जिसे दक्षिण दिग्विजय भी कहा जाता है। उन्होंने उत्तरी तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण भागों और अल्प संरक्षित क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। चित्र 3.9 के मानचित्र को देखिए, आगे दे रखा है मैं चित्र पॉइंट ये रहा। ठीक है, इसमें देखो जो ये ऑरेंज वाला हिस्सा है, इसमें शिवाजी महाराज के अधीन थे ये क्षेत्र, जैसे पुणे, प्रतापगढ़, दाभोल, राजापुर, मालवन, वेल्लोर, है ना, जिंजी। और एकोजी के अधीन कौन से थे? ये वाला, जैसे तंजावुर वाला हो गया। विदेशी शक्ति जैसे रायगढ़ हो गई, है ना, गोवा, ये विदेशी शक्ति थी। इस दक्षिणी विस्तार ने आगे चलकर मराठों को मुगल आक्रमण के विरुद्ध रणनीतिक रूप से उल्लेखनीय सामरिक सुदृढ़ता प्रदान करी। इसे अनदेखा न करें। दक्षिण में रहते हुए शिवाजी ने डच व्यापारियों के दास व्यापारियों को निषेध कर दिया।
उस समय अधिकांश यूरोपीय व्यापारी भारतीयों को दास बनाकर बेच रहे थे तथा इस अमानवीय प्रथा का भारतीय शक्तियों की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया था, किंतु शिवाजी के हस्तक्षेप ने इस प्रथा को चुनौती दी। दास व्यापार के विरुद्ध उनका यह पक्ष अपनी प्रजा के प्रति उनकी गहन संवेदनशीलता और संरक्षण भाव का स्पष्ट प्रमाण है। 50 वर्ष की आयु में भीषण ज्वर के कारण, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा बुखार हो गया था, ज्वर मतलब बुखार, उसके कारण शिवाजी का देहावसान हो गया। वे एक अद्वितीय रणनीतिकारी और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनके जीवन काल में ही उनके पराक्रम की गाथाएं संपूर्ण भारतवर्ष में और विदेशों में प्रसिद्ध हो गई थी। यूरोपीय लोग उनकी तुलना सिकंदर जैसे महान, यानी कि उसके कंपैरिजन किसके करते थे, वो सिकंदर से, महान सेनापति से करते थे। बुंदेला राजकुमार छत्रसाल मुगलों के विरुद्ध शिवाजी के संघर्ष से इतने ज्यादा प्रेरित हुए कि उन्होंने बुंदेलखंड, जो कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला हिस्सा होता था, नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। सुप्रसिद्ध हिंदी कवि भूषण विशेष रूप से शिवाजी से मिलने के लिए महाराष्ट्र गए थे और तदनंतर उनके गुणगान में उन्होंने अनेक काव्य रचनाएं भी करी हैं, जिनमें से अनेक आज भी जनमानस में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब आता है शिवाजी के बाद। ये तो हमने पढ़ा शिवाजी का इतिहास और शिवाजी के साथ किस तरीके से मराठा राज्य शासन करता था, है ना। अब हम कल पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में शिवाजी के पश्चात मराठा, यानी कि शिवाजी का निधन हो गया था, उसके बाद का जो मराठा साम्राज्य था वो क्या रहा, किस तरीके से वो विस्तृत हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।